पढ़ेंगे तुम्हारा ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 है ना। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ये टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इजी चैप्टर ही है, कुछ खास तो है नहीं जितना हमने देखा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होती है, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है? हाँ बस यही है एग्जैक्टली, स्ट्रैटेजी बनाना। तो अगर एक कंपनी को लॉन्ग रन के लिए काम करना है तो उसको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। वो एब्रप्ट बिजनेस डिसीजंस नहीं ले सकता, बिना दिमाग लगाए नहीं सोच सकता। आप कुछ भी आज अगर काम करते हो तो उसका लॉन्ग रिपरकशंस हो सकते हैं, मतलब अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। यू माइट गेट बेनिफिट्स और यू माइट फेस डिफ़िकल्टीज़। मैं किस हिसाब से लोन ले रही हूँ, कितने अमाउंट में इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्या अमाउंट में कितने एम्प्लॉयज़ रख रही हूँ, हर एक चीज़ का एक अपना अपना एक मतलब इम्पैक्ट होता है डिसीजन में, राइट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम यही देखते हैं कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो अपने बिजनेस के लिए, वो डिसीजंस आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं और उस हिसाब से आप आज से ही एक पूरा पॉलिसी, एक तरीका, एक मैनेज करके रखें ताकि आपका बिजनेस ऑफकोर्स आगे जाके ग्रो हो, डिक्लाइन ना हो, ईजियर वे में। तो वही पहला पैराग्राफ वही है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन दैट डील्स विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ क्लियर कट विजन अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, स्कोप, एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, कि आप एग्जैक्टली क्या करो। तो वही डेफिनेशन है अलग अलग, विच जैसे ये चैंडलर डेफिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू कैरी आउट दीज गोल्स, है ना। आपने एक गोल सेट किया और उस गोल के लिए आपने वो काम किए, वो एक्शंस लिए, वो रिसोर्सेज इकट्ठा किए जिससे आपका वो गोल अचीव हो जाए, ठीक है। सिमिलरली अगला द सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस विच लीड टू डेवलपमेंट। फिर अगला उसके थर्ड वाली डेफिनेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डिसीजन मेकिंग एंड एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैव वाइडर रैमिफिकेशंस। वाइडर रैमिफिकेशंस मतलब बड़े बड़े इम्पैक्ट्स होंगे उनके। हैव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एक लंबा सोचोगे आप। एंड यूज़ क्रिटिकल रिसोर्सेज, क्रिटिकल माने स्कैर्स वाले रिसोर्सेज, हाँ, टुवर्ड्स परसीव्ड अपॉर्चुनिटीज़। परसीव्ड यानी कि जो अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ हमें आगे जाके अचीव करनी है वो, राइट। तो ये अलग अलग उन्होंने डेफिनेशंस दी हुई हैं, करेक्ट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट मेकिंग स्ट्रैटेजी टू ग्रो और टू अचीव दी गोल्स विच यू हैव डिसाइडेड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। योर गोल कैन बी एनीथिंग। हाई रेवेन्यू अर्न करना है तो उस हिसाब से काम करो, कस्टमर बेस ज़्यादा बढ़ाना है तो उस हिसाब से काम करो, तो आप अपने पर्टिकुलर गोल के लिए काम करो। फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है तुम्हारा, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स और डिसीजन मेकर्स are able to make a choice of a set of strategies for the organization that will enable it to accomplish improved performance, right। फिर तुम्हारा 4 phases है ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। पहला तुम्हारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में जैसे उन्होंने बोला है कि अगले चैप्टर में है पूरा ये चीज़, बट बेसिक है कि आप अपने टॉप मैनेजमेंट जो होती है या बीओडी सारे जो हैं उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स का ध्यान रखे। देख, जो हम जैसे अगर नॉर्मल एक एम्प्लॉई होगा कंपनी के अंदर या बेसिक मैनेजरियल या डिपार्टमेंटल हेड के लेवल पर होगा, वो कंपनी के अंदर अंदर देखता है कि मेरे को टॉप में मेरे को बॉस ने क्या बोला है, मेरे को क्या काम करना है, कहाँ से मुझे क्या चाहिए, सेल्स रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब देखता है। हाउएवर जो टॉप मैनेजमेंट पे होते हैं ना, वो सारा कुछ देखते हैं कि बाहर से क्या इफेक्ट हो रहा है, कोई टैरिफ रेट्स चेंज हो रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट न्यू आ रही है, कोई लॉज बदला, कहीं पर कोई न्यू चीज़ बन रही है क्या, कोई बिल्डिंग न्यू बन रही है हमारे आसपास, कुछ भी वॉट एवर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सब कुछ देखेंगे। उसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स दोनों ढूंढेंगे, राइट। बाकी स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करोगे आप, स्टेप्स 4 फेजेस था ना, तो पहला एनवायरनमेंट देखा, फिर स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया कि आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, समझ रहा है। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे प्रॉपरली ढंग से, और लास्टली स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट। वंस इम्प्लीमेंटेशन इज डन यू विल इवैल्यूएट कि मैंने सही किया नहीं किया, जो किया उसको मॉनिटर करो एक्सेट्रा। डन है, सही। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। तो लीडरशिप अगेन नथिंग बट दी जैसे कि अगर मान लो एक स्ट्रैटेजी है आपने बनाई, राइट, तो हम स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में ये बोलते हैं कि यार आपकी स्ट्रैटेजी लोग फॉलो भी तो करें ना, राइट। तो स्ट्रैटेजी मेकिंग या स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के साथ साथ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप भी आती है कि तुम्हारी लीडरशिप ऐसी हो जिससे तुम लोगों को इन्फ्लुएंस और तुम काम करवा सको। यू शुड बी दैट काइंड ऑफ अ लीडर हु कैन मेक पीपल वर्क और इन्फ्लुएंस पीपल टू डू मोर, ऐसा।
जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में मुझे ज़्यादा CSR करना है एग्जाम्पल, तो मैं लोगों को बोल पाऊँ कि यार सी अंडरस्टैंड माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू डू गुड्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो मेरा CSR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं CSR को जाने नहीं दे सकती। आई कैन नॉट जस्ट पुट इन सम मनी इन शेड्यूल 7 का फंड, हम चाहते हैं मेजर इम्पैक्ट देखना सोसाइटी में, तो ये तो मेरा आइडियोलॉजी है, मी बीइंग द ओनर या प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अब ये मेरी आइडियोलॉजी मैं तुम्हें कैसे दिखाऊंगी, वो मेरी स्ट्रैटेजिक लीडरशिप है कि मैं तुम्हें बोल दूँ ऐसा करना पड़ेगा, अब तुम्हें मज़ा ही नहीं आ रहा है, फिर मैं तुम्हें बोली क्यों ऐसा करना पड़ेगा, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो फिर स्ट्रैटेजिकली लीडरशिप हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ लीड नहीं करना है, स्ट्रैटेजिकली, यानी कि तुम्हें मना के लीड करना है मुझे। ठीक है, तो क्लास में भी देख लो ना, जैसे हम करते हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं पढ़ोगे पर मैं ये करूँगी तो तुम पढ़ लोगे, तो दैट इज स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। करेक्ट, तो is the ability to influence others to voluntarily make decisions that enhance the prospects of the organization's long-term success while maintaining long-term financial stability. Different leadership approaches impact the vision and direction and growth of the or potential success of the organization. To successfully deal with change, all executives need the skill and tools for both strategy formulation and implementation. Done. उसके अलावा next paragraph first 2 lines. स्ट्रैटेजिक लीडर रेफर्स टू मैनेजर्स पोटेंशियल टू आर्टिकुलेट द स्ट्रैटेजिक विजन, कि मैं आपके दिमाग में मेरा थॉट कैसे डालूं, वो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप होती है। और अगले पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स भी, द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इज टू जनरेट प्रोडक्टिविटी। Another aim of strategic leadership is to generate an environment in which employees match the organization's need, है ना। तुम्हारे दिमाग में भी वही है जो मेरे दिमाग में है, अगर ऐसा होगा तो हम साथ में एक साथ अच्छा काम कर पाएंगे। फिर तुम्हारे फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडर वही है, वो नेविगेटर है। नेविगेटर यानी कि तुम्हें बताता है कि कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम आई तो क्या रास्ता निकाल के देगा, नेविगेटर इज रास्ता निकालने वाला, राइट। स्ट्रैटेजिस्ट पूरा लॉन्ग रेंज कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब हम सोचते हैं कि आज हम ये पढ़ लेते हैं, अगर आज हमने ये पढ़ा तो कल को ये दिक्कत आएगी, ये क्या है, हम लॉन्ग रन सोच रहे हैं, राइट। एंटरप्रेन्योर है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, नया बिजनेस, नए आइडियाज़ को प्रमोट करना और प्रैक्टिस में लाना। मोबिलाइजर इज क्या कहते हैं इसको, जो चीज़ आपको चाहिए वो मैं आपको ला कर दूँ, दैट इज़ मोबिलाइजेशन, कि गेटिंग यू व्हाट यू वांट। मोबिलिटी, हाँ वही, प्रोएक्टिवली बिल्ड अलाइन स्टेक होल्डर के, सबका जो जो इच्छा है वो पूरी करें। जो भी टैलेंट एडवोकेट, जो बंदा अट्रैक्ट टैलेंट, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स वाला डिपार्टमेंट जैसे होता है, अच्छा टैलेंट लेकर आए, जो आ रहा है उसको रिटेन कर पाएँ, एक्सेट्रा। देन यू हैव कैप्टिवेटर, बिल्ड्स पैशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉमन गोल, सबके दिमाग में एक चीज़ मैंने डाल दी कि भाई ऐसे पढ़ना है तो वैसे करना है, एक्सेट्रा, राइट। ग्लोबल थिंकर, सबके बारे में एक साथ सोच रहे हैं और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा है विद एवरीबडीज पर्सपेक्टिव। चेंज ड्राइवर, यानी कि अगर मान लो जैसे मान लो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ चेंज हुआ है, राइट, तो आप जब तक अपने अंदर इंटरनली चेंजेस नहीं लाओगे तब तक आपकी कंपनी ग्रो नहीं हो सकती है। तो चेंज ड्राइवर यानी कि वो इंसान चेंज को अपना कर उसके साथ काम करता है, ठीक है। तो क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट एम्ब्रेसेस चेंज, मेक्स चेंज हैपन, एंड इवन इफ चेंज इज रेडिकल एंड हेल्प्स अदर टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़, ठीक है। तो दोनों तरफ से है चेंज, बाहर से भी चेंज आ रहा है तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम खुद भी चेंजेस ला रहे हैं। जैसे अब हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था और अब पढ़ रहे हैं तो उसमें फ़र्क होगा कि भाई हमने ये न्यू प्रैक्टिस अडॉप्ट करी, हम सोचा कि वो वाली किताब नहीं काम आ रही है तो ये किताब करते हैं, ऐसा नहीं तो वैसा करते हैं, राइट। स्टार्टिंग में हमने नहीं सोचा रिकॉर्ड ऐसे करना है वैसा करना है, लेटर हमने दिमाग लगाया, तो ये सारी चीज़ें, करेक्ट। तो खुद चेंज लाना। और लास्टली एंटरप्राइज गार्डियन। एंटरप्राइज गार्डियन मतलब जो एक स्ट्रैटेजिक लीडर होगा वो हमारा गार्डियन की तरह एक्ट करेगा। गार्डियन की तरह एक्ट करेगा का मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर कंपनी ने अच्छा किया तो शाबाश बोलेगा कि नहीं नहीं वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से काम किया, तुम्हारे वजह से ये सब हुआ, अगर तुम नहीं होते तो नहीं हो पाता। सिमिलरली अगर कुछ गलत हो गया तो वो अपने पे ले लेगा कि आई एम प्रोटेक्टिंग यू ऑल, जो भी हुआ है वो मेरा डिसीजन था, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम लीडिंग यू ऑल। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो यू आर प्रोटेक्टेड, मैं देखता हूँ क्या करना है, राइट। तो गार्डियन इज अ पर्सन हु इज देयर टू गार्ड यू, बस ऐसा, डन। उसके अलावा तुम्हारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन इंपॉर्टेंस, हाँ ये ठीक है। CS का क्या है, तो एक CS जो है वो अलग अलग तरफ से काम करता है। ही फंक्शंस एज अ ऑडिटर, कंप्लायंस ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करता है। तो ही हैज़ वेरियस फंक्शंस जिसके अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये तुम्हारे यहाँ पॉइंट्स पे आ जाते हैं जो तुम्हारे अलग अलग ब्रीफ डिस्कशन ऑन सम ऑफ द रोल्स
जो एक CS काम करता है, तो CS एज एन एडवाइज़र काम करता है ना। BOD को हम एडवाइस करते हैं, ये कंप्लाइंसेस है, ये रूल्स है, ये न्यू चीज़ आ गई। कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, मीटिंग्स होने वाली है, डिविडेंड आने वाला है, कुछ भी जो भी इधर उधर की बिटवीन बोर्ड्स एंड एक्सेट्रा, जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी वो। फ्लॉलेस डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, ROC को हो गया, SEBI को हो गया, जो भी हमें डिस्क्लोजर्स करना है। मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड कमिटीज़, कंप्लायंसेस, डन है। बाकी रिप्रेजेंटेशन, आप NCLT, NCLT, ROC जो भी आप जाके रिप्रेजेंट करते हो। फिर तुम्हारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हुई। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में इनका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग साइकिल है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक अपने ऑर्गेनाइजेशन का मिशन देखोगे। मिशन इज़ ब्रॉड एंड फार फेच्ड, राइट। उस मिशन को भी अचीव करने के लिए तुम्हारे छोटे छोटे गोल्स होंगे, तो तुम नेक्स्ट गोल्स डेवलप करोगे, राइट। देन यू विल एग्जामिन द इंटरनल एनवायरनमेंट कि हमारे कंपनी में हम अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, राइट। साथ के साथ तुम एग्जामिन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कि अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो इससे हम बाहर से ये सब अचीव कर सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर बाकी समराइज फाइंडिंग्स ऑफ स्वॉट, स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, राइट। तो स्वॉट एनालिसिस अपना पूरा समराइज करके उसको अडॉप्ट करके यूज़ करो जैसे भी, और बाकी फाइनल फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द स्वॉट। बढ़िया। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से होगा क्या, बेटर रिजल्ट्स आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फोकस होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ग्रेटर कंट्रोल। बढ़िया। लिमिटेशंस क्या होंगे, लिमिटेशंस तभी आएंगे जब आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग काम करेगी नहीं। आपने जो प्लान किया वो गलत प्लान कर लिया या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो कॉस्ट कैन आउटवेट बेनिफिट्स, मतलब तुमने स्ट्रैटेजिक प्लान किया और तुम फेल हो गए, प्लान करते करते ही बहुत खर्चा हो गया था, तो अब पंगा हो गया, ये हो गया। डेवलपमेंट ऑफ पुअर प्लान्स, प्लान अच्छा नहीं बनाया। और इम्प्लीमेंटेशन, प्लान अच्छा बनाया पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई नहीं था, राइट। फिर BOD एंड CSR, ठीक है CSR करना ही है वो। रोल ऑफ BOD इन मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन, इसमें ना फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट वाली लाइन सिर्फ देख लेना, जो BOD एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन की लास्ट। द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज दैट ऑफ द ट्रस्ट एज द बोर्ड इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मिला सेकंड लास्ट लाइन। द पोजीशन, फिर वो टेबल ही कर लेता है ना नीचे वाला। इसमें समझाने में बोर ही हो जाओगे, कोई देखने में क्या ही पढ़ोगे और क्या ही सुनोगे, ये पता ही हो गया ना अब तो, इसलिए आ रहा है जैसे बना है ना कुछ अगला। अभी यहाँ पे द रोल ऑफ बोर्ड इन पर्टिकुलर इंक्लूड्स, पता है, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, एथिकल लीडरशिप, कंसिस्टेंट विद कल्चरल वैल्यूज, क्रिएट अ परफॉर्मेंस कल्चर दैट ड्राइव्स वैल्यू क्रिएशन, हाई क्वालिटी डिसीजंस, राइट्स फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग डायरेक्टर्स मीट स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। ये एंटायर बोर्ड का रोल है ना, इसलिए ऐसा अलग अलग डायरेक्टर के लिए भी बोल रहे हैं कि हर एक डायरेक्टर को प्रॉपर हक दो ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को कर पाए, है ना। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी ना, ये वो वाला पॉइंट है। उसके अलावा बीइंग अकाउंटेबल पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोवाइड कंपनी द कैपिटल, कौन दे रहा है कंपनी को कैपिटल, शेयर होल्डर्स। फिर थिंक केयरफुली अबाउट इट्स गवर्नेंस अरेंजमेंट्स एंड एम्ब्रेस इवैल्यूएशन ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। डन है। अब तो CSR ही है, ये पढ़ सकते हो कि पढ़े नहीं, CSR और गवर्नेंस पढ़ लेंगे, हो गया कुछ एक। चल ऊपर से खाली मैं ख़त्म कर देती हूँ। CSR हो गया, डेफिनेशन भी तुम देख ही लोगे, बेनिफिट CSR, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, सब कुछ रिपीट है ना। ESG में ऐसे हाँ सब कुछ रिपीट है, पर ये ना छोड़ना मत, नहीं है ना, पढ़ना, क्योंकि मॉड्यूल 1 में भी भर भर के CSR था, मॉड्यूल 2 में यहीं पे ही है CSR, तो पता नहीं इनको कुछ है CSR से प्यार, तो डोंट इग्नोर इट। बाकी केस स्टडी अपनी रिलायंस की और टाटा स्टील की। बाकी डायरेक्टर का रोल, CSR इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी हमने ये था ना उसमें प्रॉपर सेम था ना, इतना कुछ नहीं दिया। रोल ऑफ CS ख़त्म करें फिर, यहाँ तक हो जाएगा सब। ठीक है, शुक्र है। चलो एक चैप्टर तो डन, ठीक है करते हैं फिर, चलो बाय बाय।